गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ कल का लेक्चर आपने पढ़ लिया होगा। कल हमने फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन की बात की थी। ठीक है, तो आज हम उसी तरह के कुछ और कंसेप्ट हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताते हैं, उनकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप ये सामने देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आज के टॉपिक का नाम है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द कंडक्टर एज सेंटर। तो मान लो ये सामने जो दिखाया हुआ है ए बी एक वायर है और नीचे ये कर्ल ऑफ फिंगर दिखाया हुआ है, थंब दिखाया हुआ है। तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो कर्ल ऑफ फिंगर मतलब जो ये हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। यही इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। देखिए आगे देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, जो है कंडक्टर जो सेंटर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्टेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है, जो ये पेपर ऑफ प्लेन के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाए हुए हैं, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। इन सर्कल का जो है सेंटर सेम है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, फिगर ए की बात कर रहे हैं फिलहाल, और फिगर बी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। आप फिगर बी के अंदर देख सकते हैं, अगर करंट बी टू ए मूव करता है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर डेवलप होंगी और वो होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसी को जो है राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपने ये राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल लर्न करने हैं। राइट हैंड थंब रूल जो अभी हमने ऊपर किया है उसी को सही ढंग से स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन द लीनियर वायर कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द ग्रिप ऑफ द राइट हैंड, कि हम अगर स्ट्रेट वायर कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ते हैं, सो दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो हमारा अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, तो जो उंगलियां हैं मुड़ी हुई उनका जो डायरेक्शन है अराउंड द कंडक्टर के चारों तरफ जो हमारी उंगलियां बनती हैं मुड़ी हुई, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जो फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट रूल, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ये एक जो पेंच होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ फिगर में दिखाया है ये पेंच, फिगर सी के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पेंच इनको रियल बनाना चाहिए था। जो पेंच होता है, पेंच के ऊपर चूड़ियाँ होती हैं, तो पेंच को जब हम कसते हैं, राइट हैंड स्क्रू की बात कर रहे हैं ये, तो जब हम उसे घुमाएंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो राइट हैंड स्क्रू को अगर हम लेते हैं और उसको जिस तरफ हम रोटेट करते हैं, जैसे हम राइट हैंड से पकड़ के उसको रोटेट कर रहे हैं, तो जिस तरफ हमारा थंब जाएगा तो वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और जिस तरफ स्क्रू जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की। ये राइट हैंड थंब रूल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि राइट हैंड स्क्रू को जब हम रोटेट करते हैं राइट हैंड से, तो जब हम घुमाएंगे उसे, मतलब टाइट करेंगे उसको किसी फट्टे के अंदर समझ लो,
तो हमारा राइट हैंड जिस डायरेक्शन में जाएगा वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, राइट थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा, और स्क्रू आगे की तरफ मूव करेगा तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसके अपोजिट अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं तो जब हम जैसे कि पेज खोल रहे हैं तो तब हमारा राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ आएगा, तो वो अपोजिट हो जाएंगी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से दोनों रूल कर लेने हैं। आगे आता है बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ प्रेडिक्टेड बाय बायट एंड सैवर्ट। ये दो साइंटिस्ट थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैपलेस लॉ। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ये स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होता है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अ पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट। मतलब कोई वायर है हमारे पास, उसमें से करंट पास कर रहा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, छोटा सा पार्ट हमने लिया DL, मतलब छोटी सी लेंथ DL, और उसको नेमिंग दी गई है AB। तो AB एक DL वेक्टर, एक छोटा सा पार्ट है करंट कैरिंग कंडक्टर का। इस पार्ट से, फिगर के अंदर ध्यान दो, इस पार्ट से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, और इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है इस पॉइंट P का। कहाँ से? AB से। ठीक है, तो और इसका एंगल जो है वो है थीटा। तो अब आगे हम ये जो इसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर भी, लेट अस कंसीडर, ये सारा वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड अपॉन द फैक्टर। तो किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, देखिए। नंबर 1 है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स करंट, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये I पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वहाँ पे। और दूसरा है लेंथ ऑफ द एलिमेंट DL, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। थर्ड है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब जो दोनों वेक्टर्स के बीच में, किसके बीच में, एलिमेंट वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर R है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन लेना है, साइन थीटा। और फोर्थ वन है dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब उनके डिस्टेंस का इन्वर्स है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। कंबाइन दीज फैक्टर्स, अगर इन चारों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r², या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या आता है, dB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे K एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़। तो इसकी वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। सिस्टम्स को आप पढ़ चुके होंगे, SI यूनिट, CGS सिस्टम, ये होते हैं। तो अब SI यूनिट की बात करते हैं इसकी। SI सिस्टम के अंदर K की वैल्यू होती है म्यू नोट, ये जो U लगा हुआ है यहाँ पे इसको बोलते हैं म्यू, जीरो लगी हुई है साथ में, इसे बोलते हैं नोट, म्यू नोट अपॉन 4π। एंड इन CGS सिस्टम K इज इक्वल टू 1। SI सिस्टम के अंदर K की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इस फार्मूले से, और CGS के अंदर K की वैल्यू होती है 1, वेयर म्यू नोट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे वो होंगे तो स्पेस के अंदर ही, यहीं पे मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होंगे या कहीं भी होंगे, उनके बीच में तो कोई गैप होगा ना, या कोई मटेरियल भी होगा, तब भी वहाँ पे क्या होता है, उस जो स्पेस है दोनों के बीच का जो गैप है, वहाँ के बीच के मटेरियल की जो परमिशन होती है मैग्नेटिक फील्ड को बीच में से पास करने की, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है,
तो म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो ये वैल्यू है, ये लर्न कर लेनी है आपने। तो आगे एसआई यूनिट दिया हुआ है इसका। एसआई यूनिट वही, बस के की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डीबी आ जाएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। तो ये है। ऐसे ही नीचे जो है ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है इन्होंने। वेक्टर फॉर्म में क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो डीएल और आर का होगा। डीएल क्या था, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, और आर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। और उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ डीबी। इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी होती है तो द डायरेक्शन ऑफ डीबी वुड ऑब्वियसली बी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वही क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कौन सा रूल लगता था क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, या राइट हैंड रूल भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो या राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हैं। तो जो हमने आज ही पढ़ा है वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। हेयर डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड। मतलब राइट हैंड थंब रूल से जब भी हम डीएल और आर का क्रॉस करेंगे तो वो क्या आएगा, थंब की डायरेक्शन में डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर। मतलब पूरी वायर का अगर हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने डीबी निकाला हुआ था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट बी वेक्टर निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये उनके बीच का डिस्टेंस का क्यूब है। और नेक्स्ट लाइन में हम इसका बी का मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं इसको। इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन में पाई आर आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्केयर। क्योंकि ऊपर जो वो आर वेक्टर था उससे वो वेक्टर नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो आर ही लिखा जाएगा। उससे नीचे वाला आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर ये निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। तो इसके क्या क्या फीचर हैं। नंबर 1 है बायट-सेवर्ट लॉ इज़ वैलिड फॉर अ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर करंट पूरी वायर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, हर पॉइंट पे एक जैसा करंट है, तभी ये वैलिड होता है। बायट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग करंट। तो बहुत छोटी लेंथ के कंडक्टर पे ही ये एप्लीकेबल है। दिस लॉ इज़ नॉट ईजिली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। एज द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन प्रैक्टिकली। क्योंकि इतना छोटा लेंथ का जो कंडक्टर है वो प्रैक्टिकली ऑब्टेन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है दिस लॉ इज़ एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में था, तो ये लॉ भी उसी तरह काम करता है। ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट और एक पॉइंट के बीच में जो फोर्स है मैग्नेटिक का उसके बारे में है। फिफ्थ पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर। ये डी बी वैक्टर क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। अब जो हमने बी निकाला था लास्ट पिछले उसमें पेज पे हमने देखा था, बी की वैल्यू थी इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ चला जाता है, वायर के ही ऊपर चला जाता है। जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, तो उसी के ऊपर अगर ये पॉइंट चला जाता है तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा, डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में 0 डिग्री, तो डीबी कितना हो जाएगा 0। मतलब इट मीन्स
देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। आगे है 7वां पॉइंट। इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं और हमें पता है साइन थीटा अगर 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इस केस में dB क्या होगा हमारा मैक्सिमम। और 8th केस में क्या है, अगर थीटा 0 है या 180 है, ये हमें पता ही है, साइन 0 डिग्री हो या 180 हो तो कितनी होती है साइन थीटा की वैल्यू 0। तो dB इज इक्वल टू 0 इस केस में मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इनको कर लेना है अच्छे से तैयार, मेमोराइज़ भी करना है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहने हैं। ये मैं हर बार कहता हूँ क्योंकि यही काम आने हैं नोट्स हमारे एग्ज़ाम टाइम पे। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।